क्या देखना है, बैंकिंग और कराधान में आज कराधान देखेंगे। ठीक है, कराधान मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। तो 2013-14 के अनुसार हम लोग का कितना था, 2013-14 में टैक्स जो था पुरुष के लिए क्या था, पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिक के लिए था। ठीक है, 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था पुरुषों को। ठीक है, और वैसे ही महिलाओं को 2.5 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, और वरिष्ठ नागरिक को भी नहीं देना पड़ता था 2 लाख तक। ठीक है, अब जैसे ही उनका टैक्स कितना हो जाता था, इनका होता था 2 लाख से ऊपर। ठीक है, 2 लाख 1 रुपए भी अगर कमाएंगे वो लोग तो क्या देना पड़ेगा, उन लोग को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 लाख से ऊपर और कितने लाख तक, 5 लाख तक इन लोग को 2.5 से कितना है, 5 लाख तक इन लोग को भी 2 और इन लोग को 2.5 से 5 लाख तक कितना कर देना पड़ता था, 10% टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अपने कमाई का 10% क्या करते थे, टैक्स देते थे। ठीक है, उसके बाद कितना है, 5 लाख से ऊपर। ठीक है, 5 लाख 1 रुपए होगा तो कितना हो जाएगा, 5 लाख से ऊपर और 5 लाख से 10। ठीक है, 10 लाख तक हम लोग को कितना, और इन लोग का 5 लाख से 10 लाख तक, और इन लोग को भी 5 लाख से 10 लाख तक कितना टैक्स देना पड़ता था, 20% टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अब 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर में इन लोग का भी 10 लाख से ऊपर। ठीक है, इन लोग का भी 10 लाख से ऊपर में हम लोग का 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो इतना टैक्स देना पड़ता है, कितना, 2 लाख और 2.5 लाख, और 2.5 लाख में कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, पुरुष को 2 लाख में, महिला को और वरिष्ठ नागरिक को। ठीक है, फिर जैसे ही 2 लाख से 5 लाख रुपए होता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना यह है कि 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक, तो मान लो एक आदमी कमाता है कितना, 2,20,000 कमाता है। ठीक, तो इसके लिए अगर टैक्स निकालेंगे तो वो कितना पर सिर पर टैक्स देगा, इस 20,000 पर ही सिर पर टैक्स देगा, इस 2 लाख में टैक्स नहीं देगा। ठीक है, 2 लाख तक क्या है, उसका टैक्स छूट है, तो 2 लाख में उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। टैक्स कितने में देना पड़ेगा उसको, 20,000 में टैक्स देना पड़ेगा। तो 20,000 तक कितना प्रतिशत देना है उसको, 10% देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से, मतलब उसको कितना टैक्स पटाना पड़ेगा, 2,000 रुपया टैक्स पटाना है। ठीक, मतलब अगर वो 2,20,000 रुपए कमाता है तो सिर्फ कितना टैक्स पटाना पड़ेगा उसको, 2,000 रुपए टैक्स पटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जितना भी हम लोग का ऊपर मिनिमम दिया रहता है उसको पहले माइनस करना है, उसके बाद निकालना है। ठीक है, 2 लाख तक जैसे कि महिला कोई है तो उसको 2.5 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, मतलब अगर वो 3 लाख रुपए कमाती है, ठीक है, तो 2.5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं देना है। तो कितना बचा सिर पर, 3 लाख कमाती है तो 50,000 रुपए। ठीक है, एक महिला है जो 3 लाख रुपया साल की कमाती है, वार्षिक आमदनी पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो 3 लाख रुपया वो कमाती है वार्षिक, तो उसको सिर्फ कितने पे हम लोग को ब्याज टैक्स देना पड़ेगा, उसको 50,000 पर टैक्स देना है। तो 50,000 का कितना प्रतिशत, 3 लाख तक कितना प्रतिशत में आएगा, 2 से 5 के बीच में आएगा, मतलब कि कितना प्रतिशत, 10%। ठीक है, तो 10% लगेगा कितने का, 50,000 का, तो 10% 50,000 का कितना होता है, 5,000, मतलब उस महीना को 5,000 रुपए सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे कि 2,000, फिर ये जो होता है टैक्स का जो हो रहता है वो हर साल क्या होता रहता है, चेंज होता है। ठीक है, सरकार नया नया रूल लाता रहता है। ठीक है, तो वर्तमान में 5 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, उसके नीचे फिर टैक्स लगाना पड़ता है। ठीक, तो क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन तुम लोग को पहले से दिया रहेगा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पहले से दिया है ना, क्वेश्चन में पहले से सारणी एक दिया है, उस सारणी में 2 लाख रुपए तक शून्य। ठीक है, मतलब 2 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक, उसके नीचे 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक कितना दिया है, 10%। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% दिया हुआ है। ठीक है, उसके नीचे और आएगा तो कितना जाएगा, ऊपर उसका 30%। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में पहले से तुम लोग को वैसे दिया रहेगा कि कितने प्रतिशत के बीच में निकालना है। ठीक है, तभी निकालना है, निकाल पाओगे, और प्लस उसमें शिक्षा उपकर, फिर अलग अलग और उपकर हम लोग को लगाना पड़ता है। ठीक, तो
पहला क्वेश्चन क्या है, वित्तीय वर्ष 2013-14, तो 2013-14 के लिए देख रहे थे, ठीक है। तो 2013-14 में 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पटाना पड़ता है, ठीक। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर, ठीक है, तो उसको छोड़कर, ठीक, 4,10,000 रुपए वो कमाता है एक साल में, ठीक। वह प्रति माह 4,000 रुपए प्रति माह दिया है ना, ठीक है। प्रति माह 4,000 रुपए का क्या क्या है, सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करता है, ठीक। और तथा 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम किया है, मतलब एक साल में 24,000 रुपए किसमें देता है, वो LIC करता है, ठीक है, जीवन बीमा करता है। वह 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, ठीक। उसके बाद प्रधानमंत्री राहत कोष में वो जो कि 100% मुक्त है 20,000 रुपए क्या करता है, दान करता है, ठीक। और तथा एक वृद्धाश्रम में उसने 12,000 रुपए क्या किया है, दान किया है, ठीक। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए जब सभी बचत कितना है हम लोग का 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है, ठीक है। और ब्याज की गणना कैसे करना है हम लोग को, ब्याज की गणना 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं होगा, ठीक, 2 लाख तक। उसके बाद 2 लाख से 5 लाख रुपए तक कितना करना है, 10%। तो जो सरकारी कर्मचारी है वो कितने तक कमाता है, 4,10,000, तो कौन से बीच में आएगा, 2 लाख से 5 लाख वाला बीच में आएगा, मतलब कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा उसको, 10% टैक्स लगेगा, ठीक है। नीचे में दिया है शिक्षा उपकर देय आयकर पर 2% उसको अलग से और क्या देना पड़ेगा, शिक्षा उपकर देना पड़ेगा। और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देना पड़ेगा, उसको कितना प्रतिशत, 1%। मतलब जो भी टैक्स देते हैं वो 1% क्या देते हैं, शिक्षा उपकर देते हैं। और उसी शिक्षा उपकर से हम लोग का जो स्कूल, सरकारी स्कूल का जो टीचिंग होता है वो फ्री में होता है, ठीक है। बाहर की तुलना में हम लोग का कम होता है ना फीस, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा जो फीस होता है वो इसी टैक्स से पटाया जाता है, ठीक। चलो देखो अब, तो यहाँ पर सबसे शुरू हम लोग को निकालना पड़ता है कि कितने पर उसको टैक्स देना है, ठीक है। तो उसका कुल आय कितना है, कितना कमाता है, 4,10,000 10,000 रुपए वो कमाता है, ठीक है, वार्षिक। अब देखो यहाँ पर जो बीच बीच में दिया है ना, जो भी कि कितना कितना 4,000 रुपए वो प्रति माह किसमें जमा करता है, सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, 24,000 रुपए किसमें जमा करता है, जीवन बीमा पॉलिसी में जमा करता है, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, माइनस होता है, मतलब वो जितना भी देर है उन सब में उसको टैक्स देना नहीं पड़ता है, ठीक है। इन सब से बचेगा जो घटा के उसी में उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। तो प्रति माह वो कितना रुपए जमा करता है, इसमें रुपए, ठीक है। वो सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपए जमा करता है, ठीक है। तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 48,000 रुपए जमा करेगा एक साल में वो, ठीक है। उसके बाद जीवन बीमा में 24,000 रुपए जमा करता है, ठीक है। और राष्ट्रीय बचत पत्र में कितना जमा करता है वो, 25,000। इतने को जोड़ना है हम लोग को, ठीक है। इतने में 1 लाख रुपए तक छूट मिलेगा, अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गया तो उसको छोड़ देना है हम लोग, ठीक। तो इतने में पहले क्या कर दोगे, 1 लाख रुपए तक छूट देना है, तो जोड़ो इसको, कितना हो जाएगा, 0 0 0। तो 8 और 4 12, 12 5 17 का 7 हाथ में आया, 1 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब कि 97,000 रुपए वो रहे, ठीक है। 1 लाख से कम है तो पूरा 97,000 में क्या मिलेगा, उसको छूट मिलेगा, ठीक है। तो छूट के बाद देय राशि कितना होगा, कर योग्य राशि यहाँ पर होगा, कर योग्य राशि, तो यहाँ पर 4,10,000 में कितने को घटा दोगे, 97,000 को माइनस कर दो, घटाओ, सही आना चाहिए, 3 तो 0 पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 10 में 7 गया तो कितना आ गया, 3, और उसके बाद ये बन गया 0, तो 1 इसको दिए, ठीक है। तो 10 में 9 गया तो 1, और ये कितना गया, 3, ठीक है। तो 3,13,000 रुपए उसको क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर से उसको छूट मिलेगा, कितना कितना रुपए छूट मिल रहा है, और उसको प्रधानमंत्री राहत कोष में उसमें 100% छूट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसको हम लोग को अलग से ही करना है, तो प्रधानमंत्री
राहत कोष में उसने जमा किया है कितना हजार, 20,000 ना, तो 20,000 में उसको क्या मिलेगा, पूरा छूट मिलेगा। ठीक, उसके बाद उसने वृद्धा आश्रम में क्या किया है, आश्रम में उसने दिया है 12,000 रुपए दिया है। ठीक है, तो उस 12,000 में सिर्फ कितने रुपए में उसको छूट मिलेगा, 50% में क्या मिलेगा उसको छूट मिलेगा। ये कर लिया, ये कर लिया ये। ठीक है, कितना आएगा, 6,000 रुपए छूट मिलेगा। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 26,000 रुपए। ठीक, अब इस 26,000 को फिर से किसमें घटाना है हम लोग को, 3,13,000 में फिर से घटा देना है। ठीक है, क्योंकि इतना और छूट मिलेगा उसको। ठीक, तो फिर से छूट कितना मिल गया उसको, अब होगा आयकर योग्य राशि। अब कितना हो गया, आयकर योग्य राशि जो होगा वो कितना हो जाएगा, राशि फिर से कितने में कितना घटाना है हम लोग को, 3,13,000 में 3,13,000 में घटा दो माइनस 26,000, घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा, घटा दो जल्दी घटा, 3 तो 0 तो पहले आ जाएगा, आ गया। 13 में 6 घटाओगे तो 9 कैसे में आएगा, 7 आ गया। ये हो गया 0, अब इसको 1 दिया तो 10, 10 में 2 गया तो 8 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा है, 3 की 2, तो 2,87,000 रुपये अब बचा है उसके पास। अब इसमें क्या देगा वो, कर देगा। ठीक है, 2,87,000 रुपए में ही वो कर देगा। अब 2 लाख रुपए तक तो उसको कोई कर नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कर योग्य राशि कितना हो जाएगा, आयकर कितना देना है उसको, आयकर बराबर 2,87,000 में कितने घटा दोगे, 2 लाख को घटा दोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 87,000 रुपए। और इस 87,000 रुपए में उसको क्या देना है, कर देना है। ठीक है, कितना परसेंट, 3 की 10%। ठीक है, तो 87,000 रुपए का हम लोग को क्या देना है उसको, का 10% उसको कर देना। तो 87,000 का 10% निकालो, 87,000 गुणे 87,000, 2,87,000 में 2 लाख को घटाओगे, क्योंकि 2 लाख में कोई कर नहीं देना है उसको। ठीक है, 2 लाख को घटा दिया, जितना बचा उसी में क्या देना है उसको, कर देना है। ठीक, तो कितना बच गया, 87,000। अब 87,000 में हम लोग को कितना परसेंट देना है, 10%। कितना बचा, 8,700 रुपए बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर शिक्षा उपकर लग रहा है कितना, शिक्षा उपकर बराबर, शिक्षा उपकर कितना लगेगा, 8,700 का 3%। तो कटा दो अब, 8,700 गुणे 3/100, एक कर दिया 1 से, एक कर दिया 1 से, कितना आएगा, 7 तिया 21 का 1 हाथ में है 2, 8 तिया 24, 24 और 2 26, तो 261 रुपए क्या देना है उसको, शिक्षा उपकर देना है 261 रुपए। ठीक है, तो कुल कर कितना देगा, इतना रुपए वो टैक्स दे रहा है और इतना रुपए क्या दे रहा है, शिक्षा उपकर दे रहा है। ठीक है, तो कुल कर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुल कर इक्वल टू आयकर प्लस शिक्षा उपकर। ठीक, तो आयकर कितना 1,000 रुपए है हम लोग का, 8,700 रुपए क्या है आयकर है, 261 रुपए क्या है उसका शिक्षा उपकर है। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 1, 6, 9, 8 होगा कि 9 और 8, कितना रुपए वो क्या देगा, टैक्स के रूप में देगा।
3% कहाँ से आया है? नीचे में देखो क्वेश्चन के क्या लिखा है, शिक्षा उपकर कितना दिया है 2%, और एक माध्यमिक शिक्षा उपकर कितना दिया है 1%। दोनों शिक्षा उपकर है ना, तो दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 को 3%, तो 3% क्या हो गया शिक्षा उपकर हो गया, और इसको जोड़ के इतना आया। ठीक, समझ में आया?